आज मन के मौसम में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर उषा सक्सेना को। बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा सक्सेना, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। तो उषा जी, शुरू करिए अपनी बुंदेली लोक कथा मन पवन नाव। एक राजा था, बड़ा ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा। कुछ दिनों से वह एक विकट समस्या में फंस गया था। उसके राज्य में रात्रि में एक डायन आती और मनुष्यों का भक्षण करती। यह उसका नित्य का नियम था। संपूर्ण राज्य में त्राहि त्राहि मची हुई थी। बहुत से लोग तो उसके भय से राज छोड़कर ही भाग गए थे। राजा की एक नन्ही सी बेटी थी, अत्यंत मुखक और सुंदर। एक दिन डायन ने उसे देख लिया। वे उस पर मोहित हो गई और उसे लेकर नदी के अंदर चली गई। अरे। हाँ, राजा रानी विक्षिप्त की भांति प्रलाप करने लगे, किंतु राजकुमारी को वापस लाने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। हम्म। धीरे धीरे वो राज एक उजाड़ वन प्रांतर बनकर रह गया। डायन राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। धीरे धीरे राजकुमारी अपना अतीत भूल गई। 12 साल बीत गए। अब राजकुमारी एक अपरूप सुंदरी थी। रूप ऐसा जैसे किसी कुशल शिल्पी ने संगमरमर तराश कर एक अत्यंत सुंदर मूर्ति गढ़ी हो। हम्म। उसका मुख मानो ओस में नहाया हुआ ताजा कोमल गुलाबी कमल, जिसके चारों ओर बिखरे हुए बालों को देखकर रूप गंध से आकृष्ट भंवरों का भ्रम होता था। मृग शावक सी आंखें, कमान जैसी भौहें, मूंगिया होठ, निश्चल हंसी, हंसिनी जैसी गति और कोकिल कंठी राजकुमारी में ही डायन के प्राण बसते थे। हम्म। वह उसकी आंखों का तारा थी। राजकुमारी के बाल 12-12 हाथ लंबे थे। अच्छा। हाँ, 12 हाथ लंबे थे। जब वो अपने बाल छिटका कर जल विहार करती तो लगता जैसे किसी चंद्रमुख को न जाने कितने सर्पों ने घेर लिया। हम्म। एक दिन उसने स्नान करके अपने बाल एक दोने में रखकर बहा दिए और अपने जल महल में चली गई। उसके बालों का दोना बहते हुए नदी के किनारे बैठा। वहां जी। एक राजकुमार बैठा हुआ था। हम्म। हाँ, बाल का दोना पहुंचा नदी किनारे, वह राजकुमार बैठा था। राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आया था। वह वहां बैठकर विश्राम कर रहा था। जैसे ही उसने बहता हुआ दोना देखा, उसे उठा लिया। उसमें रखे सुंदर बालों को देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके मन में इन सुंदर बालों वाली लड़की की अत्यंत मोहक छवि उभरी और उसने मन में प्रण किया कि वो इसी लड़की से ब्याह करेगा। हम्म। अब राज वापस लौटकर उसने अन्न जल त्याग दिया और अपने महल के किवाड़ बंद करके लेट गया। हम्म। राजा रानी परिवार के सभी लोग उसे पुकार पुकार कर हार गए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर में वजीर के बेटे को बुलवाया गया। वो राजकुमार का अभिन्न मित्र था। हम्म। उसके कहने से राजकुमार ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा है कि 12 हाथ लंबे बालों वाली लड़की से ब्याह करेगा। वजीर के पुत्र ने उसे विश्वास दिलाया उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम्म। वजीर का पुत्र राजा के पास गया, उनसे सब हाल बताया और कहा, महाराज, राजकुमार की हट तभी पूरी होगी जब उस कन्या को प्राप्त करने के लिए मन पवन नाव बनवाई जाए। हम्म। मन पवन नाव? राजा ने आश्चर्य से कहा, जी हाँ महाराज, आप 1200 बढ़ई बुलवाकर उन्हें आज्ञा दीजिए कि वे कल सुबह तक मन पवन नाव बना दें। ये नाव पवन की भांति द्रुत गति से जल में घूमेगी। हम अपनी इच्छा से जहां चाहेंगे इसे ले जाएंगे। इसी के द्वारा हम उस कन्या का पता लगा सकेंगे महाराज। हम्म। अब राजा ने 1200 बढ़ई बुलाकर उन्हें नाव बनाने की आज्ञा दी और कहा कि यदि वे कल सुबह तक इसे न बना सके तो उन्हें प्राणदंड दिया जाएगा। अब सभी बढ़ई चिंताग्रस्त थे। एक वृद्ध बढ़ई एक पुराने वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। वह पक्षियों की बोली समझता था। उस वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध के बच्चे मांस खाने की जिद कर रहे थे। गिद्ध ने कहा, बच्चों सब्र रखो, कल सुबह 1200 बढ़ई मार दिए जाएंगे।
क्योंकि वे राजकुमार के लिए मन पवन नाव नहीं बना पाएंगे। उसके बाद हम लोग आराम से कई दिनों तक मनुष्यों का मांस खाएंगे। हम्म। गिद्ध के बच्चों ने पूछा, इतने सारे बढ़ई एक नाव नहीं बना पाएंगे, क्या कारण है? गिद्ध ने कहा, उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस वृक्ष पर हम लोग रहते हैं, केवल इसी को काटकर मन पवन नाव बन सकती है। हम्म। वृद्ध बढ़ई ने तुरंत ही अपने साथियों को बुलाया। सुबह तक नर तैयार हो गई। राजकुमार अपने मित्र के साथ मन पवन नाव में बैठकर नदी के अंदर जल में पहुंचा। राजकुमारी के जगमगाते रूप को देखकर वह जड़बत रह गया। राजकुमारी घबरा उठी और बोली, अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अभी मेरी माँ आएगी और तुम दोनों को खा जाएगी। हम्म। राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को अपने पित्र के प्रण के संबंध में बताया तो राजकुमारी के कपोल लज्जा से आरक्त हो उठे। उसे राजकुमार बहुत अच्छा लगा था। डायन के आने का समय हो रहा था। राजकुमारी ने मन पवन नाव छिपा दी और दोनों को मक्खी बनाकर दीवार पर बिठा दिया। वाह। डायन ने आते ही पूछा, बिटिया आज यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है, कोई छिपकर तो नहीं आया इस महल में? हम्म। यहाँ कोई नहीं आया, तुम्हें खाना हो तो मुझे ही खा लो अम्मा। राजकुमारी ने कहा, कैसी बातें करती बिटिया, तू तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। डायन ने उसे प्यार किया और सो गई। अब ये रोज का नियम हो गया। डायन के जाते ही राजकुमार और उसका मित्र असली रूप में आ जाते और उसके आने से पहले राजकुमारी उन्हें मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देती। हम्म। धीरे धीरे इस दिनचर्या से वे दोनों ऊब उठे। हम्म। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वो डायन से पूछे कि उसके प्राण कहाँ रहते हैं। जब तक डायन के प्राण नहीं निकलेंगे हम लोगों को इस कारागार से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम्म। डायन के आते ही राजकुमारी ने उसकी बहुत सेवा की। फिर रुआंसी होकर बोली, अम्मा तुम हमें इतना प्यार करती हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हम्म। डायन ने प्यार से कहा, तू बिल्कुल मत घबरा बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सा धन एकत्रित कर रखा है। देखो इस दीवार में एक तहखाना है, उसमें ढेरों हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए मैंने रखे हैं। रही मेरे प्राणों की बात, वो तो कोई ले ही नहीं सकता। हम्म। क्यों अम्मा? बिटिया ने भोलेपन से पूछा। बिटिया, आंगन के बीच में एक संदूक गड़ा है, उसमें एक मुथरा फावड़ा रखा है। यदि उस फावड़े से कोई मेरे सिर पर प्रहार करे, मेरा खून निकाल ले, तभी मैं मरूंगी। ऐसा कोई कर ही नहीं पाएगा, इसलिए तुम मेरी चिंता न कर मेरी लाडो, मेरी बिटिया। डायन राजकुमारी को समझाकर गहरी नींद में सो गई। हम्म। राजकुमारी ने उन दोनों को मक्खी से मनुष्य बना दिया और धीरे धीरे सारी बात बता दी। हम्म। दोनों ने जल्दी से आंगन खोलकर संदूक निकाला और बिना धार का फावड़ा निकालकर डायन के सिर पर प्रहार किया। भयंकर रक्त की धार बह निकली। डायन छटपटाकर मर गई। हम्म। अब उन सबने मन पवन नाव में ढेरों हीरे जवाहरात भरे और राजकुमारी को लेकर अपने राज लौट आए। राजा रानी अप्सरा जैसी सुंदर राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुए। एक शुभ मुहूर्त में राजकुमार का ब्याह उस 12 हाथ लंबे बालों वाली सुंदर राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ और राज्य में खुशियों की लहर व्याप्त हो गई। वाह उषा जी, बहुत धन्यवाद आपको। एक तो मन के मौसम में आप शामिल हुई और इतनी रोचक लोक कथा आपने सुनाई। धन्यवाद, अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।